हेलो एवरीवन, आपका रोज़गार विद अंकित यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है 73वां संविधान संशोधन। अब आप ये सुन के समझ ही गए होंगे कि ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पंचायत के बारे में, ठीक है। तो चलिएगा, करते हैं अपना लेक्चर शुरू। और मैं हूँ नेहा और पढ़ते हैं अपना क्या है हमारा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज के बारे में, ठीक है। तो पंचायती राज क्या है, पहले इसके बारे में एक बेसिक आइडिया लेते हैं। तो देखिए, पंचायती राज का मतलब है लोकल गवर्नमेंट, मतलब कि स्थानीय शासन, जो सबसे नीचे जो सरकार के रूप में आएगा, तो वहां पे जो लोगों को परमिशन दी जाएगी कि आप अपने हिसाब से अपने ऊपर थोड़ा बहुत शासन कर सकते हैं, तो उसे बोला जाएगा स्थानीय शासन, ठीक है। अब क्या स्थानीय शासन भारत में नया है क्या? तो देखिए, भारत में ये बिल्कुल नया नहीं है। कभी आप सोचो कि ये हमारा ब्रिटिश काल में आया या कब आया, ठीक है। ये भारत में बिल्कुल भी नया नहीं है। ये भारत में एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है, जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री है उसमें सदियों से चला आ रहा है। और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो आप जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, चोला के टाइम पे ये हमारा सेल्फ गवर्नमेंट थी, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे पंचायती राज बोला जाएगा, तो वहां पे जो सबसे निचले स्तर पे लोगों को काफी मजबूती प्रदान करी हुई थी। तो देखिए, जितना लोगों को पावर है ना, देखिए इसका मतलब क्या है कि पावर का विकेंद्रीकरण करना। पंचायती राज बनाने का मतलब है यहाँ पे पावर का विकेंद्रीकरण। क्योंकि पहले क्या था कि पहले पावर या तो केंद्र सरकार में थी या हमारी राज्य सरकार में, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्थानीय शासन को भी शक्ति दे दी गई, तो इसे ही कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि पावर एक पॉइंट से जाके ऐसे ऐसे नीचे लोगों में जा रही है। तो ये विकेंद्रीकरण मतलब यहाँ पे केंद्र से कोई चीज दूर जा रही है। तो आपको हो गया होगा इसका हल्का सा आइडिया और समझ आ गया होगा कि ये है क्या। तो अब चलते हैं और बढ़ते हैं आगे और ये देखते हैं कि इसके बारे में संविधान में है क्या। तो देखिए, आपको मैं बताऊं, जब हमारा संविधान बना था तो उसमें क्या था कि ये एक आर्टिकल दिया था हमारे संविधान में, आर्टिकल 40, जो कि आता है डीपीएसपी के अंदर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर। तो ये बात करता है कि हमारे राज्य को प्रयास करना चाहिए पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। तो इसमें क्या है, उन्होंने बोला कि विलेज पंचायत बनाने के लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे राज्य को प्रयास करने चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि डीपीएसपी जो हैं वो किसी कोर्ट में, मतलब कि आप इनको किसी कोर्ट में लेके केंद्र को नहीं जा सकते हो, कि ये केंद्र पे दबाव नहीं है, सरकार इसके लिए हमारी बाध्यकारी नहीं होती है। तो फिर क्या हुआ कि इसके बाद में, इसीलिए तो लोगों ने क्या लगा कि हमें अपने यहाँ पे पंचायत रखनी चाहिए। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सबसे पहली पंचायत आती है वो राजस्थान देश में, स्वतंत्र भारत के बाद की मैं बात कर रही हूँ ये। तो राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया जहाँ पे पंचायती राज की स्थापना हुई। और ये कब हुई? 2 अक्टूबर 1959। और ये गांधी जयंती का, गांधी जी के बर्थडे के दिन पे करी गई। और ये किस लिए करी गई? ये इसलिए करी गई कि जो गांधी जी हैं, ठीक है, गांधी जी बहुत ही सपोर्ट करते थे कि हमारे यहाँ पे पंचायत होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ग्रामों का विकास होना चाहिए। जो हम अपने अर्बन एरिया में, जो शहरी क्षेत्रों में हम फैसिलिटीज देते हैं, अगर वो फैसिलिटीज हम गांव में दे दें तो वो हमारे गांव बहुत आगे बढ़ चलेंगे। तो ये गांव के विकास के बहुत बड़े सपोर्टर थे। तो इसीलिए 2 अक्टूबर को ये 1959 में हमारे राजस्थान में जो पहली जो पंचायत है उसकी स्थापना हुई राजस्थान के नागौर जिले में। और इसी को देखते हुए जो 2nd नंबर का राज्य बना हमारा, जिसने हमारी पंचायत की स्थापना करी, वो हमारा बनता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन सा राज्य बनता है? वो बनता है हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये आप याद रख सकते हो इतना। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि भाई कोई राज्य कर रहा है पंचायत की स्थापना, कोई नहीं कर रहा है, मतलब सब अपनी मर्जी से रह रहे थे। तो फिर क्या होता है कि जो हमारे संविधान में एक संशोधन लाया जाता है, 73वां संविधान संशोधन। तो ये क्या करता है 73वां संविधान संशोधन? ये बाध्यकारी कर देगा कि हर राज्य को हमारी पंचायत बनानी पड़ेगी, ठीक है। और ये क्या है, कैसे है, ये अभी हम इसके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस अभी तो आप ये सुनिएगा कि हर राज्य को बाध्यकारी कर दिया कि आपको पंचायत बनानी पड़ेगी। तो ये कर दिया गया 73वें संविधान संशोधन से, जो कि आया था 1992 में। और लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। और इसीलिए इसको क्या बनाया जाएगा, आप बता दीजिएगा। ये तो बहुत इजी है, पता चल गया होगा आपको। और ये इसके लिए हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल आते हैं? इसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल आते हैं
43 आर्टिकल से लेके 243 आर्टिकल ओ तक। अब ये भी हम अभी इसी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे साइड में ये लिखा हुआ दिख रहा होगा कि ठीक है, ब्रिटिश काल में लोकल गवर्नमेंट के जनक किसको कहा जाता है, और आपको तो ये बहुत ही पता होगा, ये एग्जाम्स में बहुत ही इजी आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब हम चलते हैं आगे और ये देखते हैं कि क्या सरकार के मन में ऐसे ही उठ गई क्या कि इन्होंने 73वां संविधान संशोधन ले आए और पंचायत बना दी। तो इसके पीछे की क्या प्रक्रिया रही है कि क्या क्या समितियां बनी, लोगों ने क्या क्या अपने सुझाव रखे, क्या क्या अपनी रिकमेंडेशंस दी, उनके बारे में एक हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए। और देखिए ये यहाँ पे जो बलवंत राय मेहता समिति लिखी हुई है, ये अभी इसी के बेस्ड पे एक एग्जाम अभी बीईओ का आपका जो एग्जाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आया था। उनमें जो ये समितियां हैं इनको क्रम के हिसाब से लगाना था कि कौन सी समिति किस वाले सन में आई है और कब कब आई है। तो अगर आपको इसमें यह भी पता होता ना कि ये बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले इनमें ये आई थी, तो भी वो क्वेश्चन एकदम चुटकियों में सही हो जाना था। तो अब देखते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति आती है 1957 में। ये हमारी पंचायत के बारे में गठित समिति थी और ये पंचायत पे अपने सुझाव देती है कि पंचायत को कैसे कैसे क्या क्या रखना है। तो देखिए ये 1957 में आती है और ये त्रिस्तरीय पंचायत मतलब कि 3 लेवल की पंचायत का सुझाव देती है कि हमारे यहाँ पे हाँ लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, पर वो 3 स्तर की होनी चाहिए, एक तो गांव पे, एक ब्लॉक पे और एक हमारी होनी चाहिए जिला पे। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई, जिसने कि 3 स्तरीय पंचायत समिति की अपनी रिकमेंडेशन दी, सिफारिश करी। उसके बाद में आती है इसके 20 साल बाद में, आपको ऐसे याद रखना है इसके 20 साल बाद में, डेट ऐसे ही याद रखनी है कुछ आपस में रिलेट करके कि इसके लगभग 20 साल, लगभग क्या एग्जैक्ट 20 साल बाद में अशोक मेहता समिति आती है जो कि बात करती है द्विस्तरीय समिति की। इसने बात कर दी अशोक मेहता समिति ने कि ये इन्होंने तो ऊपर वाले ने करी 3 स्तरीय समिति की, इन्होंने कहा अशोक मेहता ने कि हम आपको द्विस्तरीय समिति की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। और आप इन दोनों को अब कैसे याद रखोगे, तो एक डिग्री होती है बीए की, ठीक है, ग्रेजुएशन में बीए करते हैं, तो इसके लिए आपको बी से तो आपको पहले याद रख लेना है बलवंत और ए बाद में आता है बीए में, तो इसमें आपको याद रख लेना है अशोक मेहता। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो इसको याद। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में एक आती है हमारी GV.K. राव समिति। तो ये मतलब ये समितियां हैं, ये थोड़ी किसी इन्होंने पंचायत से रिलेटेड अपनी कोई ना कोई रिकमेंडेशन सुझाव जरूर दिया है। तो ये 1985 में कहती हैं, ये बोलती हैं कि जो जिला लोक परिषद है, जो हमारा जो जिला परिषद है उसको उसमें लोकतांत्रिक हमें डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए, विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। मतलब कि जिला परिषद को हमको विकेंद्रीकरण का पॉइंट बना देना चाहिए और यहाँ पे हमें ऊपर से जो पावर है वो ऊपर से पावर यहाँ पे लोगों में बांट देनी चाहिए। तो इसने ये बात करी। फिर इसके बाद में ये जो इंपॉर्टेंट है सबसे, इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, LM सिंघवी समिति जो कि आती है इसके बिल्कुल 1 साल बाद में, ये 1985 में आई, तो ये 1986 में आ जाती है और ये बात करती है 3 टियर गवर्नमेंट की, मतलब कि 3 टियर पंचायत की। तो यहाँ पे भी जैसे अभी आपने त्रिस्तरीय, यही वही 3 टियर इंग्लिश में बोला जाएगा त्रिस्तरीय को। तो इसने पहली बार मांग करी कि संविधान को जो पंचायत है उसे संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, जो हमारी पंचायत है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू मिलनी चाहिए और उसे संविधान में जगह देनी चाहिए। सीधा क्वेश्चन, ऐसी कौन सी समिति है जिसने पहली बार मांग करी स्वतंत्र भारत में कि जो पंचायतें हैं उन्हें संविधान में दर्जा मिलना चाहिए? तो बिल्कुल आपको गलत नहीं करना है, आपका आंसर होगा इसमें LM सिंघवी समिति, जो कि आई थी 1986 में और जिसने कि त्रिस्तरीय जो पंचायत है उसकी मांग करी थी। अब नेक्स्ट, एक सेकंड, हाँ ये दूसरा पेज लग गया है, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट इसके बाद में आती है हमारी थंगुन समिति। ये कौन सी आती है? थंगुन समिति 1988। आप ये टेंशन मत लीजिएगा, जो आपके पास में मैं टेलीग्राम में नोट्स भेजूंगी उनमें ये पेज आपको सीरियल वाइज मिलेंगे। तो नेक्स्ट आती है हमारी थंगुन समिति जो 1988 में आती है। इसने भी संवैधानिक मांग की दर्जा की बात करी, जो पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। बट सबसे पहले किसने बात करी? अभी मैंने आपको बताया LM सिंघवी समिति ने बात करी थी। और इन्होंने भी 3 टायर जो त्रिस्तरीय समिति है, 3 टियर पंचायत की बात करी और इन्होंने पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने सुझाव दिए अपने। और एक गडगिल समिति आती है, इन्होंने भी पंचायत के बारे में बात करी। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि देखिए आप इनको थोड़ा सा इनका बस ईयर वाइज और इनका क्रम आपको याद रखना है।
अब इसके बाद में हम देखते हैं, अभी मैंने आपको जैसा बताया 73वां संविधान संशोधन, अब ये है क्या, इसमें क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या प्रावधान करे गए। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारा जोड़ा गया संविधान में पार्ट 9। अब पार्ट 9 देखिए, एक एक जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ ना, एक एक शब्द से आपका क्वेश्चन बन सकता है। पार्ट 9 किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित। कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, बोलिएगा मेरे साथ में, 73वें संविधान संशोधन से। और इसमें देखिए 16 आर्टिकल हैं, और 16 आर्टिकल हमारे आते हैं आर्टिकल 243 से 243O। अगर आप इतना भी याद रख लेते हो ना कि आर्टिकल 243 जो 243 हमारा अनुच्छेद है वो पंचायत से रिलेटेड है, फिर भी बहुत इनफ है कि आप पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व आर्टिकल से संबंधित कर पाओगे। और इसमें क्या है कि 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और उसमें कि 29 कार्य हैं। अब सीधा क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई, और उसमें कितने कार्य, कितने सब्जेक्ट्स हैं, उसमें है 29 सब्जेक्ट्स। और देखिए अभी मैंने आपको बताया यहीं पे कि 24 अप्रैल हमारा बनता है पंचायत दिवस के रूप में। और इसमें इसको आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसने कौन से अनुच्छेद को, जो 73वां हमारा संविधान संशोधन है, इसने जो संविधान में जो कोई पहले से मौजूद अनुच्छेद था उसको व्यवहारिक रूप दिया, उसको प्रैक्टिकल रूप दिया। तो वो किसको दिया, अभी आपको मैंने बताया था कि आर्टिकल 40 बात करता है कि जो विलेज पंचायत है उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये अनुच्छेद का व्यवहारिक रूप दिया गया आर्टिकल 40 का। और देखिए मैं डीपीएसपी में इनको याद करने की ट्रिक आपको बता चुकी हूं कि ये आपको कैसे डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो सिद्धांत है वो याद रखने। अगर आपको याद नहीं है तो आप वो वाला लेक्चर भी प्लेलिस्ट में जाके रिवाइज कर सकते हो। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं कि 3 टियर, मैंने जो त्रिस्तरीय सरकार की अभी बात करी, तो ये अब जो हमारी जो पंचायत राज सिस्टम बना 73वें संविधान संशोधन के बाद में, तो इन्होंने त्रिस्तरीय हमारी जो पंचायत है वो बनाई। तो देखिए एक तो इसमें बनाई गई गांव के स्तर पे, ठीक है, जैसे आप ग्राम पंचायत कहोगे। एक बनाई गई ब्लॉक के स्तर पे, ठीक है, जैसे आप कहोगे ब्लॉक पंचायत, ठीक है। तो देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, ब्लॉक और ग्राम और जिला, अभी आप अलग अलग राज्य से हो सकते हो, तो आपके यहाँ पे ये अलग अलग नाम हो सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कुछ राज्यों के एग्जाम्पल कि वहां पे ये क्या क्या नाम है। और बाकी आपका राज्य छूट जाता है तो आप अपने राज्य के नाम याद रख सकते हो। और वैसे तो आपको पता ही होंगे कि आपके राज्य में इनको बोलते क्या है। और जिला के लेवल पे हो जाएगी हमारी जिला पंचायत। तो देखिए गांव में तो ये डायरेक्ट होती हैं, यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं इनके, जो इनके मुखिया होंगे उसके हम करवाएंगे प्रत्यक्ष चुनाव। और जो ब्लॉक पे होते हैं उनको बोला जाता है प्रमुख, और जो जिला के लेवल पे होते हैं इन दोनों के होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। तो आपको इतना आइडिया रखना चाहिए। तो संविधान जो 73वां संविधान संशोधन था उसने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत होनी चाहिए, बट एक ये छूट दे दी गई कि जहां पे भी 20 लाख से कम जनसंख्या वाला राज्य है तो वो चाहे तो वो इसे नहीं बनाए, ये जो ब्लॉक प्रमुख है इस वाले को ना बनाए, बाकी ये दोनों बना दे, मतलब कि वो द्विस्तरीय रख ले। तो आपको ये आ गया होगा समझ। और अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ कि ये किस किस राज्य में क्या बोला जाता है। तो देखिए इस ग्राम पंचायत को यूपी का बताती हूँ मैं आपको, पहले तो मैं यूपी से हूं तो इसलिए यूपी का बताऊं। तो यूपी में इसको पहले तो बोला जाएगा जिला पंचायत, ठीक है, इसको जिला पंचायत बोला जाएगा। इसको बोला जाएगा क्षेत्र पंचायत, और यहाँ पे इसको बोला जाता है हमारा, एक सेकंड उल्टा कर दिया, इसको तो जिला पंचायत बोला जाएगा, ठीक है, ऊपर से देख लेते हैं। इसको जिला पंचायत बोला जाएगा, और ब्लॉक वाले को हमारे यूपी में क्षेत्र पंचायत, और इसको ग्राम पंचायत। आ गया हुआ आपको समझ। अब आप बताइएगा और किस राज्य का हम देख लेते हैं, और हम देख लेते हैं हरियाणा का देख लेते हैं। हरियाणा को इसमें बोला जाता है ग्राम पंचायत, और इसको बोला जाता है पंचायत समिति, और इसको बोला जाएगा जिला परिषद, ठीक है, इसको बोला जाएगा जिला परिषद, और इसको ग्राम पंचायत, और इसको पंचायत समिति। तो देखिए ज्यादातर राज्यों में क्या है कि ये जो बीच वाला नाम है ये थोड़ा अलग है। तो आपको मैं एक थोड़े यूनिक से, मतलब जिनके थोड़े अलग से नाम है जिन राज्यों में, मैं उनके बता देती हूँ। आप चाहो तो लिख सकते हो, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो देखिए इसको जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, जो यहाँ पे ये जो बीच वाली पंचायत है उसको बोला जाता है अंचल समिति। क्या बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में? अंचल समिति। तो आप ये याद रख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में और आपको बताऊं मैं, तो उसमें गुजरात में इसको बोला जाता है तालुका पंचायत। गुजरात में इसको क्या बोला जाता है? बीच वाले को तालुका पंचायत। और कर्नाटक में भी इसको तालुका पंचायत बोला जाता है। तो आप लिख सकते हो गुजरात में और कर्नाटका में तालुका पंचायत बोला जाता है। और केरल में इस बीच वाले को क्या बोला जाता है? प्रखंड पंचायत।
तो ये थोड़े अलग से नाम है, तो इसलिए एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं। मैंने पता नहीं किसका बहुत टाइम पहले कोई एग्जाम देखा था, तो उनमें थे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन था कि ये प्रखंड पंचायत की जो मध्य स्तरीय पंचायत है 3 स्तर में बीच वाला, तो उसमें किसको कहा जाता है। तो अब आपको ये थोड़े नाम याद हो गए होंगे। और ये उत्तराखंड में भी इसका आप देख सकते हैं, उत्तराखंड में इसको मध्यवर्ती पंचायत कहा जाता है। अब आपको मैं बताऊं एक बात, तो देखिए ग्राम पंचायत क्या है कि गांव पे लोगों के लिए जो क्या क्या उनको चाहिए, क्या क्या जरूरत है, आपने भी देखा होगा गांव में खरंजा वगैरह बनवाना, ठीक है, ये ग्राम पंचायत करती हैं। और ये ब्लॉक पंचायत क्या है कि जो ये जिला पंचायत और ग्राम के बीच में, इन दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम, मतलब कि इनकी रिपोर्ट, इनके किस चीज की जरूरत है, ये यहां तक बात पहुंचाती है। तो आ गया होगा आपको समझिए। और अब इसमें जो जहां से आपके ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस आपके बनते हैं इसके कार्यकाल से संबंधित और इसमें न्यूनतम आयु से संबंधित। तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अब कभी ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है कि 5 साल से पहले भी भंग हो जाए। तो देखिए भंग होती है 5 साल से पहले, तो जब भंग हो गई तो उसमें 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा, चुनाव कराना पड़ेगा। और अब जैसे कि आप कोई पंचायत है 5 साल उसका कार्यकाल था, अगर वो 2 साल बाद भंग हो गई, तो जो नई जो पंचायत आएगी, जैसे 5 साल का ये कार्यकाल है, अब इसमें कोई पंचायत 2 साल बाद ग्राम पंचायत भंग हो जाती है आपकी, तो ये जो बाकी जो टाइम बचता है ना 5 साल कंप्लीट होने में, इसी समय के लिए आपकी दूसरी पंचायत आएगी। तो वो ये नहीं आएगी कि दोबारा से वो पूरा 5 साल पूरा करेगी। आ गया होगा आपको समझ। एक बेसिक आइडिया यहाँ समझिएगा, जैसे कि कोई पंचायत के चुनाव हुए 2015 में, तो 2015 में अगर चुनाव होते हैं तो वो 2020 में भंग होनी चाहिए, 2020 में उसके दोबारा से चुनाव होने चाहिए। बट वो किसी कारणवश 2017 में भंग हो जाती है, तो उसके जब दोबारा चुनाव होंगे तो दोबारा चुनाव इसी कार्यकाल के लिए होंगे, ना कि वो 2017 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 2022 तक नहीं होंगे। ठीक है, तो आ गया होगा आपको समझ। और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक ये भी कंडीशन हो सकती है कि अगर नए चुनाव होने में, मतलब कि जो रियल रूप से वास्तविक रूप से जब 5 साल पूरे होने में और पंचायत भंग हो गई, आप एग्जाम्पल के लिए जैसे 4 साल 7 महीने में पंचायत भंग हो गई, तो ये 6 महीने से कम का समय बचता है कि जो अब नई पंचायत के चुनाव होने थे। तो अगर नई पंचायत के चुनाव होने में 6 महीने से कम का समय बचता है, तो उस टाइम पे इलेक्शंस कराने की कोई जरूरत नहीं है। ये 2 चीजें आपको ध्यान रख लेनी है कि एक तो पंचायत बचे हुए टाइम के लिए आएगी अगर पंचायत भंग हो जाती है, और अगर 6 महीने से कम का समय रह जाता है तो उसमें कोई नए चुनाव कराने की आपको जरूरत नहीं है। तो आ गया होगा आपको ये समझ। और अब इसके बाद में एक सेकंड, हाँ, और इसके बाद में क्या है कि जो अयोग्यता से संबंधित जो हमारी पंचायत हैं, इनके जो सदस्य आएंगे चुन के, तो इनकी अयोग्यता से संबंधित सभी प्रश्न, कुछ भी प्रश्न हो, वो राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित कोई एक अधिकारी बना दिया जाएगा, तो वो उनको डील करेगा, वो उनको देखेगा कि इससे संबंधित इनसे क्या क्या प्रश्न है, इनके क्या क्या दिक्कत आ रही है। और देखिए अब आपको यहां तक समझ आ गया। अब मैंने आपको बोला इनके चुनाव, बार बार ये शब्द मैं यूज करी, तो अब इनके चुनाव कराता कौन है और इनके बाद पैसे के बारे में इनके में कौन बात करता है, तो अब वही देखेंगे। तो इनके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, ये आता है हमारा आर्टिकल 243 के में। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य निर्वाचन आयोग संविधान में किस संविधान संशोधन से आया। अब कॉमन सेंस है, 73वें संविधान संशोधन से ही आएगा, क्योंकि ये आर्टिकल 243 के है। और अभी हमने पढ़ा कि 73वें संविधान संशोधन ने कहां तक आर्टिकल जोड़े हैं, 243 तक। तो आपको इस प्रकार के छोटे छोटे कोई डाउट नहीं रखने हैं। तो अब अपना देखते हैं इसमें कि ये है क्या राज्य निर्वाचन आयोग। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसका होता है, एक सेकंड, राज्य चुनाव आयुक्त। कौन होता है? राज्य चुनाव आयुक्त। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? इसकी नियुक्ति करते हैं हमारे राज्यपाल द्वारा। इसकी नियुक्ति हमारे राज्यपाल द्वारा करी जाती है। अब इसकी नियुक्ति देख ली, तो इसको पद से कैसे हटाया जाएगा? इसको पद से ऐसे हटाया जाएगा, जो आपके यहाँ पे हाई कोर्ट है, जो उसके न्यायाधीश हैं, जो उनको हटाने की पद से प्रक्रिया है, उसी तरह से इनको भी पद से हटाया जा सकता है। और इन अब ये जो चुनाव आयुक्त बनता है जो व्यक्ति, उसकी सेवा शर्तें या कौन तय करेगा? ये हमारा तय करेगा। बताइएगा आप कौन तय करेगा? ये हमारा तय करता है गवर्नर। यही जो राज्यपाल है, यही इनकी सेवा शर्तें और जो भी है पदा अवधि वगैरह, ये हमारे गवर्नर तय करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो गवर्नर। ठीक है, आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, मैंने ब्लैंक छोड़ा है ताकि आपको भी कुछ लिखने के लिए याद रहे।
अब इसके बाद में इनका कार्य क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है इनको पंचायत के चुनाव कराने का। और इस देखिए, और इन पंचायत के चुनाव के बारे में जो हमारी राज्य की विधानसभा है वो भी कोई प्रोविजंस बना सकती है कि आप पंचायत में ये, जो आप पंचायत के चुनाव करा रहे हो उनमें ये नियम फॉलो करिएगा, ये करिएगा। तो ये आपको एक हल्का सा बस बेसिक आइडिया रखना है। और जो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का काम है पंचायत के चुनाव कराना। बाकी हमारे राष्ट्रपति, विधानसभाओं के, विधानमंडल के, लोकसभा के, इन सब के चुनाव कराने का अधिकार हमारा किसको है, जो भारत का निर्वाचन आयोग है। तो आपको ये कंफ्यूजन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं करना है। और अब नेक्स्ट है, मैंने अभी जैसा आपको बताया कि इनके जो पैसे से रिलेटेड मामले होते हैं उसमें आता है राज्य वित्त आयोग। और राज्य वित्त आयोग हमारा आता है आर्टिकल 243 आई में, ठीक है, 243 आई में आता है। आप दोनों को ऐसे याद रख सकते हो, आई और के, ठीक है, आई और के को एक साथ याद रखिएगा। तो 243 आई तो वित्त आयोग हो जाएगा राज्य वाला, और 243 हमारा राज्य वाला निर्वाचन आयोग हो जाएगा। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसे भी कौन बनाएगा, राज्य का राज्यपाल। कितने टाइम बाद, प्रत्येक 5 वर्ष बाद, ठीक है। और ये किस लिए बनाया जाता है, जो हमारी पंचायत है उनकी, बता दिया मैंने यहाँ पे आपको, जो पंचायत है उनकी जो वित्तीय हालत है उसको देखने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद में बनाया जाता है। और अभी देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि इस आयोग, जो राज्य वित्त आयोग है, इसकी बनावट, इसके सदस्यों की अर्हता और उनके चुनने के तरीके को कौन निर्धारण करता है, ये करता है हमारा राज्य विधानमंडल। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ये विधानमंडल करेगा। और देखिए ये मैं आपको इतना जल्दी जल्दी क्यों, मतलब थोड़ी स्पीड आपको इसमें थोड़ी फास्ट लग रही होगी, तो ये इसलिए कि मैं आपको केंद्र का और चुनाव आयोग और वित्त आयोग, केंद्र का बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पे तो बस आपको एक हल्का सा उसका आइडिया लेना है कि ये किससे संबंधित है, ये पंचायतों से संबंधित है और इससे संबंधित आर्टिकल क्या है। तो अब अपना नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक सेकंड, ये हो गया आपका, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी। अब नेक्स्ट, अब हमने आपको, मैंने ये पढ़ा दिया। अब आपने पता है कुछ क्वेश्चंस भी देखे होंगे किसी किसी एग्जाम में कि अनिवार्य और स्वैच्छिक। ये अनिवार्य क्या है, ये कंपलसरी है, मतलब कि ये काम करना ही करना है। और ये स्वैच्छिक, ये वॉलंटरी है, मतलब कि ये इनकी राज्यों की इच्छा पे है। तो ये जो 73वें संविधान संशोधन ने कुछ प्रोविजंस, कुछ बातें जो हमारे संविधान में जोड़ी हैं, तो उनमें अगर आप अनिवार्य याद रख लो, ठीक है, तो आपके अगर एग्जाम में और कोई क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करके, तो वो दूसरा जो बाकी होंगे वो स्वैच्छिक हो जाएंगे। तो अनिवार्य में देखिए, अनिवार्य इसके प्रोविजंस में क्या क्या आता है कि राज्य को ग्राम सभा का गठन करना पड़ेगा, और गठन करना पड़ेगा और 3 स्तरीय पे करना पड़ेगा। और जैसे मैं आपको बताया, जो ग्राम के लेवल पे होगी उसमें तो होंगे प्रत्यक्ष चुनाव, और जो ब्लॉक लेवल पे और जो जिला लेवल पे होगी उसमें होंगे आपके अप्रत्यक्ष चुनाव। आपको आ गया होगा समझ। और देखिए ये भी एक हमारा अनिवार्य प्रोविजंस ही है कि न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए अगर आपको पंचायत के चुनाव लड़ने हैं। तो आप में से जो भी कोई 21 वर्ष का है वो पंचायत के चुनाव लड़ सकता है। आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हो। और ये इसका प्रोविजन है, ये कंपलसरी है कि सभी स्तरों पे मतलब हो जाता है यहाँ पे ग्राम पे और ब्लॉक पे और आपके जिला पे, तो SC ST के आरक्षण की बात करता है। और यह आरक्षण किस बेसिस पे होगा, जो जनसंख्या की परसेंटेज है उसी हिसाब से सीटों में भी परसेंटेज में आरक्षण मिल जाएगा। और ये बात करता है कि जो 1/3 पद है महिलाओं के लिए वो भी आरक्षित करने पड़ेंगे। कहाँ पे आरक्षित करने पड़ेंगे, तीनों स्तर पर आपको आरक्षित करने पड़ेंगे। इसके बाद में ये बात करता है, मैंने आपको यह भी पढ़ाया कि पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने पे 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। और ये राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना और राज्य वित्त आयोग की स्थापना, ये भी 73वें संविधान संशोधन से अनिवार्य कार्य की श्रेणी में आती है। अब इसके बाद में जो बचते हैं वो आते हैं हमारे स्वैच्छिक। और इसमें भी स्वैच्छिक में क्या है कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। तो देखिए आपको कैसे कंफ्यूज करा जाएगा कि ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए जो हमारा 73वां संविधान संशोधन है वो अनिवार्य रूप से राज्य के लिए प्रावधान करता है। या आपका स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है कि SC ST और OBC, अगर OBC में अनिवार्य रूप से लिख दिया गया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि OBC के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान राज्यों पे स्वैच्छिक रूप से छोड़ा गया है। तो प्लीज ये गलत नहीं करना है। ये क्वेश्चन तो कई एग्जाम्स में आया भी हुआ है, ये PCS वगैरह के एग्जाम्स में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, तो ऐसे ही थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बना के स्टेटमेंट को। नेक्स्ट है आपका
पंचायतों को अधिकार एवं शक्तियां देना कि जो पंचायतों को टैक्स से रिलेटेड अधिकार है या उनके और भी कोई अधिकार है कि स्थानीय शासन में आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो, तो ये भी एक स्वैच्छिक अधिकार है। और सबसे ज्यादा जो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, मतलब अंदर से तो ऐसी फीलिंग आएगी क्वेश्चन देख के कि भाई अब 73वां संविधान संशोधन है तो इसमें पंचायत को वित्तीय अधिकार भी दिए होंगे और ये इसलिए हमारा हो जाता है, आपको लगेगा अंदर से कि ये अनिवार्य होगा, बट ये अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है। इसीलिए जब भी लोग आलोचना करते हैं भारत के पंचायती राज सिस्टम की, तो वो यही बोलते हैं कि यहाँ पे पंचायतों के पास में पैसे की कमी है, उनको निर्भर रहना पड़ता है राज्य पे और केंद्र पे। तो आपको एक आइडिया हुआ होगा और कुछ समझ आया होगा। और यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा टॉपिक और देख लेते हैं इसी के अंदर आपको, ताकि आप यहाँ पे रिलेट कर सको। आपने पीसा एक्ट, ठीक है, पैसा एक्ट ऑफ 1996, ये क्या है कि ये 1996 का पैसा अधिनियम, ठीक है, विस्तार अधिनियम। अभी आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अभी आपको ये समझ आएगा जब हम इसको पढ़ेंगे। तो आपको मैंने पढ़ाया था 5वीं अनुसूची, मैंने आपको बताई थी जब हम 12 अनुसूचियां पढ़ रहे थे, 12 शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं हम वो पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको 5वीं और 6ठी अनुसूची बताई थी। तो 5वीं अनुसूची में मैंने आपको जो राज्य बताए, जो क्षेत्र आते हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे हल्का सा बताती हूँ। तो देखिए वो आते हैं, ये जो 5वीं अनुसूची है इनमें जो हमारा पंचायती राज था 1996 तक वो लागू नहीं होता था, जो कि पार्ट 9 है 5वीं अनुसूची वालों में लागू नहीं होता था। बट क्या किया गया कि कुछ संशोधन, मतलब कि जो आपका 73वां संविधान संशोधन आया उसको कुछ अपवादों के साथ में और कुछ संशोधन करके ये बना दिया गया पीसा एक्ट 1996। इसे बोला जाएगा पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार। इसमें क्या किया गया कि ये जो हमारे, अभी आपको थोड़ा ये डाउट हो रहा होगा कि ये कौन से राज्य हैं, कौन से क्षेत्र हैं जो हमारे ये 5वें शेड्यूल में आते हैं, तो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जनजातियां हैं जो पिछड़ी हुई हैं उनके हिसाब से कि वो अपने आप को गवर्न कर सकें, वो अपने हिसाब से अपने आप के अपने ऊपर शासन कर सकें। इन राज्यों में जैसे जो जनजातियां रहती हैं तो उन पे ये कानून लागू पूरी तरह से ना हो कि जैसे केंद्र सरकार की कोई योजना आई, ठीक है, तो अगर वो आपके गांव में वो फॉलो करनी पड़ेगी। बट अगर इन वाले राज्यों के अंदर वो आती है, अभी आपको बताऊंगी इसमें कौन से राज्य हैं, अगर इन वाले राज्यों के स्केड्यूल एरिया जो 5वीं अनुसूची में जो लिखे हुए एरिया है उनके अंदर अगर कोई ऐसी योजना आती है तो यहाँ भी ऐसा प्रावधान हो सकता है कि वो ये जो योजना है ये लागू ना करें, अगर लागू करें तो कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ संशोधन करने के बाद में उसको लागू करें। तो इसीलिए ये पीसा एक्ट 1996 आया। तो सीधा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, पीसा एक्ट कौन से सन में आया, पीसा एक्ट किससे संबंधित है, पीसा एक्ट कौन से अनुसूची से संबंधित है। तो 3-4 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे सीधे सीधे बन जाते हैं। अब देखिए वर्तमान में ये अब 5वीं अनुसूची में कौन से क्षेत्र हैं, कौन से राज्य आते हैं, तो इन राज्यों के जो क्षेत्र हैं जहां पे कि ट्राइबल पॉपुलेशन है, जनजाति की जो जनसंख्या रहती है, तो इनके कुछ क्षेत्र हमारे 5वीं अनुसूची में आते हैं। अब आपको कैसे याद रखने, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इनमें पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का एक भी राज्य नहीं है, ठीक है। 7 सिस्टर्स और प्लस एक जो सिक्किम है वो इनमें से 8 में से एक भी इसमें कोई राज्य नहीं है। तो आपके अगर ऑप्शंस में ऐसा लिख जाए कि 5वीं अनुसूची में आता है हमारा नागालैंड, तो आप तो बिल्कुल ही गलत करना है वो कि नागालैंड तो आता ही नहीं है। तो आप अब वो 8 राज्य तो आपके निकल गए कि ये 8 राज्य तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। अगर आप गलत भी याद कर लो कि ये गलत राज्य हैं, ये तो इसमें आने ही नहीं है, क्योंकि वो एक पूरे ग्रुप है, ठीक है, वो ग्रुप आपके दिमाग में रखना आसान है। और उसके बाद में इसमें आप देख लीजिएगा कि आपका राज्य है कि नहीं। तो मैं आपको बताऊं इसमें एक तो यूपी नहीं आता और एक बिहार नहीं आता। अब ये आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अब ये देखिए, इनको बना लीजिएगा एक ग्रुप, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब आंध्र प्रदेश में से ही निकल के तेलंगाना आपका बना है, तो ये दोनों तो आपको याद करने में कोई मुश्किल नहीं रहनी चाहिए। और उड़ीसा को मैंने इसके साथ में ग्रुप में कर दिया। और बाकी आप देख लीजिएगा कि आपका इसमें से अगर कोई राज्य आता है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो आपको ये याद रखना है कि भाई इसमें मेरा राज्य नहीं आता है। हरियाणा भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे हरियाणा नहीं है इसमें। और बाकी आप सीधा याद भी करना चाहो तो आप सीधा भी याद कर सकते हो। बाकी आप इसमें से कुछ भी याद करना चाहो तो बस ये याद रख लो कि यूपी, बिहार, हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट के राज्य इसमें नहीं आते हैं। और ये जो मैंने आपको 3 ग्रुप बना के बताए कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा इसमें आता है। और बाकी जैसे भी आप इसको रिलेट करके आप याद रख सकते हो वो इसमें याद रख सकते हो। और मैं आपको बताऊं कि देखिए कुछ राज्यों को ना छूट भी दी गई है,
कुछ कुछ जगह है, कुछ ऐसे राज्य हैं हमारे यहाँ पे जिनको छूट दी गई है कि आप जैसे ये जो 3 स्तरीय पंचायती सिस्टम है इसमें भी आप थोड़ा बदलाव करके अपने यहाँ पे लागू कर सकते हैं। तो ये छूट वाले मैं आपको बता दूं, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये नॉर्थ ईस्ट के ही ज्यादातर राज्य हैं। तो एक आप हल्का सा इसको याद रख सकते हो। और अब आपके लास्ट वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैं आपको बता दूं। तो देखिए, आपने जो डिमांड करी है कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो चाहिए, एक तो सबसे ज्यादा करिए संविधान संशोधन, जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है जो आपके एग्जाम्स में अब तक आए हुए हैं या जिनके आने के चांसेस है। तो मैं उसके लिए कोशिश करूंगी कि एक वीडियो बनाऊं, तो उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा 15 से 20, ठीक है, मैक्सिमम इतने ही संविधान संशोधन कराऊंगी, और जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आए हुए हैं या जिनकी संविधान में आपके एग्जाम्स में आने की संभावना है, और जिसमें कि लेटेस्ट 101 से और जो भी लेटेस्ट अभी 104 तक हो चुके हैं वो तो इंक्लूडेड होंगे, और बाकी जो पहले से लेके और 100 तक जो भी मेरे को उसमें इंपॉर्टेंट लगेंगे और जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, एक तो आपकी वो वीडियो मेरे को कंप्लीट कराऊंगी, और इसके बाद में एक और वीडियो आएगी जो आएगी 74वें संविधान संशोधन से। और बाकी कई लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसके बाद में क्वेश्चन सीरीज शुरू करी जाए। तो देखिएगा, मैं उस पर विचार कर रही हूँ, पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस क्वेश्चन सीरीज में आपके लिए यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ला सकूं। मैंने बोला है कोशिश करूंगी। अब आप प्लीज, कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं आप क्यों नहीं ला रहे हो टेस्ट, तो देखिए मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, अब ये प्लेटफॉर्म नहीं है अपने दिक्कत बताने का, बट है कुछ दिक्कत कि अभी नहीं हो पा रहा है ये टाइम के साथ में एडजस्ट, जैसे ही होगा मैं आपको लाऊंगी। और बाकी कुछ को लग रहा है कि वो कल एक इकोनॉमी की वीडियो भी आपकी आई थी, तो देखिएगा इकोनॉमी की वीडियो है 10 से 12 दिन में वो एक वीडियो आएगी, और वो एक क्रैश कोर्स है, उसमें इतना डिटेल में, जितने डिटेल में हमने यहाँ पे पॉलिटी पढ़ी है, ये आप इसको कंप्लीट कोर्स कह सकते हो जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और इकोनॉमी को आपका होगा क्रैश कोर्स, मतलब कि उसमें हम बहुत ये कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से ऊपर का और थोड़ा बीच का, ठीक है, एकदम से नीचे का नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जहां से ज्यादा सीधे क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस रहती है, उस वाले कोर्स में हम वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और धन्यवाद, यहां तक आपने इतनी वीडियोस देखी और आपने इतना सपोर्ट किया। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि अगर डिसलाइक करोगे तो क्यों पसंद आपको नहीं आ रही है। और प्लीज पेशेंस रखिएगा, धीरज रखिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके लिए जो मेरे से बन पड़ेगा, ठीक है। जितनी मैं वीडियो आपके लिए पॉलिटी से रिलेटेड बना पाऊंगी मैं बनाती रहूंगी, आपको टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। और 74वां जो संविधान संशोधन होगा वो उससे आप कह सकते हो कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपके डिमांड के जो भी एक दो छोट-पोट टॉपिक है और मेरे को लगता है कि वो एग्जाम्स में आ सकते हैं या करंट के हैं, तो वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैं डालती रहूंगी। वो कभी भी डाल सकती हूँ, अभी 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, आपके एग्जाम से पहले 2 महीने बाद भी, जब तक आपका एसआई का एग्जाम हो, उस हिसाब से मैं इसमें आपको डाल दूंगी। तो आपको टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। और धन्यवाद, अपने स्वास्थ्य का, सेहत का ध्यान रखें। बाय बाय।